जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स कभी कभार मुझे मेरे अंकल और आंट के घर वीकेंड पर रहने के लिए ले जाया करते थे। ज़्यादातर मैं अपने दो कज़न्स के साथ खेलता था जो मेरी उम्र के आसपास ही थे। वो एक छोटे फार्म हाउस में रहते थे जहाँ काफ़ी खुली जगह थी, जिसका मतलब था हम जो चाहते वो कर सकते थे। अगर हमें लगता कि हमें कोई नहीं पकड़ेगा तो हम तीनों कभी कभार आधे मील दूर वाले पड़ोसी फार्म हाउस चले जाते थे। वो जगह सदियों से वीरान थी, जहाँ टूटी फूटी इमारतें थी और दूसरी इमारतें थी जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती थी। ये हमारे जैसे तीन बहादुर लड़कों के लिए यकीनन एक खजाना था, खास तौर पर तब जब मेरे कजन्स ने मुझे इस घर में होने वाली मौतों की कहानियां सुनाई। ये बिल्कुल क्लासिक कहानी थी। एक आदमी पागल हो जाता है और वो अपनी पूरी फैमिली को एक कुल्हाड़ी से कत्ल कर देता है। उसके बाद वो खुदकुशी करता है और हर रात एक आत्मा की शक्ल में नए शिकारों की तलाश में वापस आता है। इस उम्र में भी मुझे पता था कि वो शायद ये कहानियां बना रहे थे या पुरानी अफवाह को बड़ा चढ़ाकर बयान कर रहे थे, लेकिन इस जगह का माहौल ऐसी कहानियों के लिए बहुत मौजूद था, तो मैंने खुद को यकीन करने दिया। एक दोपहर हमने हाइड एंड सीक खेलने का फैसला किया। जब मेरी बारी आई छुपने की तो मैं एक पुराने बोरे रंग के गोदाम की तरफ भागा जिसके ऊपर रिहाइश के कमरे थे और सीढ़ियां चढ़कर एक अच्छी जगह की तलाश करने लगा। वहाँ अब भी फर्नीचर मौजूद था और ज़ाती अशिया ज़मीन पर बिखरे हुए थे। मैं टूटे बर्तनों, फटे कपड़ों और बिखरी हुई किताबों के ऊपर से गुजरता हुआ एक छोटे से कमरे तक पहुंचा जिसमें एक अलमारी थी। यह ज़बरदस्त जगह थी छुपने के लिए। वहाँ लंबे काले कपड़े अभी तक लटक रहे थे जिनके पीछे मैं आराम से छुप सकता था। वहाँ मेरी तरफ जो वाहिद रोशनी आ रही थी वो खिड़की से आ रही थी। मैं अपने घुटनों को सीने से लगाए बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ वक्त गुजरा और मेरे कज़न्स का अभी तक कोई पता नहीं था। मैंने थोड़ा और इंतज़ार किया, सोचते हुए कि कब मुझे बाहर आना चाहिए। तकरीबन 1 घंटे बाद ये बोरिंग होने लगा। बोरियत की वजह से उसी वक्त मेरी आंख लग गई। मैं अचानक एक झटके से जाग गया। मुकम्मल अंधेरा था, नींद से बोझल और उलझन का शिकार। मैं एक लम्हे के लिए भूल ही गया कि मैं कहाँ हूँ या यहाँ क्या कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे याद आया ये एहसास कि अब रात हो चुकी है और मुझे यहाँ छोड़ दिया गया है, उसी वक्त मेरे शरीर में एक खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने उठने की कोशिश की मगर टांग में खिंचाव ने मुझे रोक दिया। मैंने इस खिंचाव के गुजरने का इंतज़ार करते हुए कसमसाना शुरू किया कि नीचे दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी। क्या मेरे कज़न्स में से कोई था? कुछ देर की खामोशी थी, फिर सीढ़ियों के नीचे से कदमों की आवाज़ आई, लेकिन सिर्फ कदमों की नहीं बल्कि एक धप की भी। हर एक कदम के बाद यही आवाज़ आने लगी, लेकिन ये किसी बच्चे के कदम नहीं थे। ये आहिस्ता आहिस्ता भारी हो रहे थे और इरादे से भरपूर थे। मैंने खुद की सांसें रोकी, दुआ करने लगा कि वो चले जाए, मगर वो नहीं गए। एक और लम्हे की खामोशी के बाद कदमों की आवाज़ दोबारा शुरू हुई। इस बार साथ में मुसलसल घसीटने की आवाज़ भी थी, जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर घसीटी जा रही हो। कदमों की आवाज़ मलबे से गुजर रही थी और मुख्तलिफ कमरों में बेमकसद घूम रही थी। मुझे लगा कि मुझे हल्की सी स्मेल आ रही है। मुसलसल घसीटने की आवाज़ ने मेरी पीठ में सर्दी की लहर दौड़ा दी। मेरे सबसे बड़े खौफ हकीकत बन गए जब कदमों की आवाज़ बेडरूम के दरवाजे तक पहुंची। वो करीब और करीब आते गए और आखिरकार सीधे अलमारी के दरवाजे के सामने रुक गए। मैं कुछ भी नहीं देख सका। एक अजियतनाक वाक़ये के बाद वो कमरे के दूसरी तरफ चले गए और दोबारा दरवाजे से बाहर निकल गए। वो हॉलवे में धुंधले हो गए। मैंने एक तवील मुद्दत के लिए इंतज़ार किया। अब मज़ीद कोई आवाज़ नहीं आई और मैं दरवाज़ा खोलकर भागने के लिए हिम्मत जमा करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त 3 चीज़ें मेरे साथ एक साथ हुई। मुझे एक बू ने घेर लिया जिसे मैं एक ताज़ा मरे हुए जानवर की तरह ही बयान कर सकता हूँ। मैंने अपने पीछे अंधेरी अलमारी में खुरदरी सांसों की आवाज़ सुनी। ये मेरे लिए काफ़ी था कि मैं इस खौफनाक जगह से निकलने के लिए भागूं, यादाश्त और कम चांदनी के सहारे इस अंधेरे घर से निकलने की कोशिश करूं। सारा वक्त मैंने अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी जो खौफनाक रफ्तार से मेरे करीब आ रही थी। ये एक अजियतनाक फरार था जिसमें गिरते पड़ते टकरा कर भागना शामिल था। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कम से कम इस वक्त तक नहीं जब तक मैंने सामने का दरवाज़ा नहीं तोड़ा, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। वहाँ कोई और कदमों की आवाज़ नहीं थी और कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन इसने मुझे मेरे अंकल और आंट के घर तक वापस भागने से नहीं रोका।
जब मैं वापस पहुंचा तो ड्राइववे पे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। मेरे पेरेंट्स वहां थे और वो बहुत परेशान लग रहे थे। सभी ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ था। जाहिर है कि जब मेरे कजन्स ने शाम तक मुझे नहीं ढूंढा तो वो अपने पेरेंट्स को बताने के लिए घर वापस आ गए। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया और मुझे बताया गया कि इन्होंने पहले ही फार्म हाउस की इमारत को छान मारा था, जिसका इशारा यह था कि मैं अपने बारे में झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं छुपा नहीं रहा था। कई सालों बाद मेरे एक कज़न ने इस कहानी का आखिरी हिस्सा बताया। इसने और इसके भाई ने वाकई कई घंटे गुजारे मुझे ढूंढने में, लेकिन जो हिस्सा इन्होंने किसी को नहीं बताया वो ये था कि इन्होंने मुझे एक बेडरूम की खिड़की में देखा था जहां मैं छुपा हुआ था, और जब वो थोड़ा करीब आए तो इन्होंने देखा कि वो मैं नहीं था। एक नौजवान लड़का जिसे वो दोनों नहीं जानते थे मुस्कुरा रहा था और इन्हें ऊपर आने का इशारा कर रहा था। तभी वो वापस घर भाग गए थे और इन सब के दौरान मैं अलमारी में सो रहा था।